So now we are going to study operating system का unit 1, that is introduction to operating system. So an OS is a system software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसका कोर वर्क क्या है, करता क्या है? तो सबसे पहले ये करता है जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, यानी कि जितने भी हार्डवेयर्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू इटसेल्फ, ठीक। तो ये तीन मेन रिसोर्सेज हैं, इनको मैनेज करना इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओएस। और इसको साथ में, मतलब इसके साथ में एक और प्राइमरी फंक्शन होता है ओएस का, डैट इज़ इंटरफेस बनाना। मतलब अगर एक यूज़र बैठा है एंड उस यूज़र को एक कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी क्लिक करना है, ठीक, तो उस इंटरेक्शन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट, ठीक। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे एक कंप्यूटर से। अगर हमें एक कंप्यूटर में भी कुछ भी करना है तो हमें इंटरेक्शन जो प्रोवाइड कराता है या फिर जो रास्ता दिखाता है या फिर जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके उसमें चेंजेस कर पाते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस इट गिव्स और इट सर्व्स एन इंटरफेस टू द यूज़र फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। अब इसके कुछ की फंक्शंस हैं। सो की फंक्शंस देखते हैं अब। तो सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारे पास कंप्यूटर के पास कितने रिसोर्सेज होते हैं? सबसे पहला उसका सीपीयू होता है, उसकी मेमोरी होती है 2, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और फाइल्स होती हैं। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंप्यूटर के होते हैं। अब इनको मैनेज कैसे करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। नाउ कम्स प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में एक टाइम पे हज़ारों लाखों प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, तो उन प्रोसेसेस को हैंडल करना, उनको क्रिएट करना, एक्टिव स्टेट में लेकर जाना, देन उसको शेड्यूल करना, फिर उनके ख़त्म हो जाने के बाद उनको टर्मिनेशन स्टेज पे ले जाना, ये सारा जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नाउ कम्स मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो हम मेमोरी है, मतलब हमने एक फ़ोटो क्लिक की, उसको स्टोर किया, तो उसने कुछ मेमोरी में जगह ली होगी, ठीक। तो एक फ़ोटो क्लिक से उस फ़ोटो को मेमोरी में जगह देना एंड देन अगर मैंने उस फ़ोटो को डिलीट की, देन उस फ़ोटो को डिलीट की कहने का मतलब उसका मेमोरी से जगह हटा दिया, है ना। तो डी एलोकेशन, एलोकेशन, ये सारा जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक। नाउ कम्स फाइल मैनेजमेंट। तो जो हमारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं, अब वो चाहे जैसी फाइल्स हों, फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, ऑडियो फाइल भी हो सकती हैं, वीडियो फाइल भी हो सकती हैं, कोई भी फाइल्स हों, उनको भी मैनेज करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ कम्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं, देखो हमने कितना सब यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ तो प्रोग्राम पे ही होता है। हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्रोग्राम पे रन कर रही है। हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्रोग्राम पे रन कर रहा है, ठीक। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई ना कोई तो इंस्ट्रक्शंस हैं जो चल रही हैं, उन सब को एग्जीक्यूट कराना भी ओएस का ही काम है, ठीक। अब एरर डिटेक्शन करना। अब हमारा जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब लाखों करोड़ों प्रोसेसेस इसमें चलती रहती हैं, तो उसमें कहीं कहीं छोटी छोटी एरर्स, बड़ी बड़ी एरर्स भी आती हैं, और उन सारी एरर्स को हैंडल करना, डिटेक्ट करना, ये सब जो काम होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। नाउ कम्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो जो हमारा डेटा है, हम एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस पर हमारा डेटा होता है, और जो उस कंप्यूटर के खुद के रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनका कोड और प्लस जो हमारा डेटा है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना, सिक्योर करके रखना, ये भी रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारे पास कुछ काम है। मान लो हमारे पास एक जॉब ये है, दूसरी जॉब ये है, और तीसरी जॉब ये है, और चौथी जॉब ये है, ठीक। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था कि ये सेम जॉब्स, यानी कि मान लो जो मेरी J1 जॉब है, उसमें हम कुछ फाइल रीड का काम कर रहे हैं, फाइल रीडिंग का, ठीक है, और J2 जो जॉब है उसमें भी हम फाइल रीडिंग का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों काम हो गए सेम।
तो सेम कामों का वो एक बैच बना देता था। तो ये तो यहाँ से 2 जॉब्स रही थी, पर ये लास्टली एक बैच बन के CPU में जाएगा, ठीक, CPU में काम होने के लिए। ओके, ऐसे ही J3 एंड J4 सेम कोई काम रहा होगा। मान लीजिए ये कैमरा है, तो कैमरा की जॉब होती है फ़ोटोज़ क्लिक करना, ठीक, देन उसको सेव करना। तो मान लीजिए J3 एंड J4 दोनों जो है फ़ोटो क्लिक करने वाला काम है, तो ये दोनों जॉब्स हो गई सेम, तो इसका बना देगा वो बैच। तो ये अब एक होकर जाएगा CPU में, ठीक है, और इस तरह से हम इसको कहेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरेक्टिव सिस्टम में क्या होता है, देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूज़र कुछ नहीं बताता है कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, नो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड ही ऐसा होता है कि वो ऑटोमेशन पे चलता है और उसकी जो भी जॉब्स आ रही हैं उसको बैच बना करके वो CPU को भेज देता है कि इस ऑर्डर में इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। बट इंटरेक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें यूज़र भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बाकायदा स्क्रीन मिलती है यूज़र को अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करवाने के लिए, ठीक है। तो इंटरेक्टिव सिस्टम में यूज़र्स को एक इंटरेक्शन मिल जाता है। नाउ कम्स टाइम शेयरिंग सिस्टम, इनेबल मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर कंप्यूटर साइमल्टेनियसली बाय रैपिडली स्विचिंग द CPU, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इनेबल कर देता है कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली CPU पर स्विच करके अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम RTS, डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन विद स्ट्रिक्ट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ये जो हमारा एयर ट्रैफिक है, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो होती हैं, जो स्पेस कैलकुलेशन होती हैं वो सारी, तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं इसमें हम अगर एक सेकंड का भी फ़र्क कर दें तो रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंट किया गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट टाइम में टास्क कंप्लीट करके रिज़ल्ट देना ही होता है, ठीक। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हुए हैं कि जो दिया गया हुआ टाइम है उसी लिमिट में वो अपना काम कंप्लीट करके एंड देन रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दे, ठीक। इसके 2 टाइप्स होते हैं, हार्ड RTS, सॉफ्ट RTS। तो हार्ड जो होता है बिल्कुल गारंटी ही कर देता है कि चाहे जितने क्रिटिकल टास्क हों, अगर स्पेसिफाइड है कि उसे 2 सेकंड में या फिर 2 मिली सेकंड में 2 नैनो सेकंड में कंप्लीट करना है तो वो करके एंड रिज़ल्ट दे देगा, ओके। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल, यानी कि वही जो हम स्पेस कैलकुलेशंस, एयर ट्रैफिक कैलकुलेशंस एंड जो हॉस्पिटल में ECGs वगैरह की कैलकुलेशंस होती हैं उसमें, ठीक है। नाउ कम्स सॉफ्ट RTS, प्रायोरिटाइज क्रिटिकल टास्क बट डज नॉट गारंटी कंप्लीशन विद इन डेडलाइंस, ठीक। अब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। हार्ड RTS क्या होता है कि उसने गारंटी दे ही दी, उसको कंप्लीट करके रिजल्ट देना ही देना है और वो भी टाइम पे देना है, डेडलाइन के अंदर ही, ठीक। बट सॉफ्ट RTS में क्या होता है, इसमें हाँ क्रिटिकल टास्क जो होते हैं वो प्रायोरिटी मिल जाती है कि हाँ ये क्रिटिकल टास्क जो हैं वो हम पहले करेंगे या फिर ज़रूरी तौर पे करेंगे, पर इसकी गारंटी नहीं होती है कि स्पेसिफिक टाइम डेडलाइन जो दी गई है उसके अंदर ही वो इतना क्रिटिकल टास्क कंप्लीट करके दे दे। इसका एग्जांपल होता है मल्टीमीडिया, ठीक है। नाउ कम्स मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब देखो ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आता है जब हम यूज़ करने वाले होते हैं जब अगर हमारे सिस्टम में मल्टी कोर CPU प्रेजेंट होता है, ठीक। तो एक CPU में जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको हम कोर कहते हैं। तो अगर एक CPU में एक से ज़्यादा कोर है तो उसको हम कहते हैं मल्टी कोर CPU, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट यानी मल्टीपल CPUs हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह से बनाया गया है कि वो मल्टीपल CPUs को भी मैनेज कर सकता है, ठीक है। मल्टी यूज़र सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र्स लॉग इन एंड लॉग आउट कर सकते हैं, यानी उसको यूज़ कर सकते हैं, पैरेलली यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक के बाद एक यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के अकाउंट्स को, इस तरह के मल्टी यूज़र सिस्टम को ही मैनेज करने के लिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है,
नाउ कम्स मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। थ्रेड होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो एग्जीक्यूशन के लिए जाती है, ठीक है। और हमें पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एंड उन बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उन्हीं प्रोसेसेस को फिर से तोड़ा जाता है टास्क में और टास्क को तोड़ा जाता है थ्रेड्स में। तो थ्रेड्स तो बहुत सारी ही हो जाएंगी, यानी कि एक सिंगल प्रोसेस को रन कराने के लिए जितनी भी सारी मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं, इन सब को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, डैट इज़ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। इससे क्या होता है कि हम बहुत सारी थ्रेड्स को, यानी मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी थ्रेड्स हैं और इनको एक टाइम पे मैनेज करना है, तो इसके लिए हमारा जो है मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उन सारी एक टाइम पे इतनी सारी थ्रेड्स को मैनेज कर लेगा, ठीक है। थ्रेड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि हमने प्रोसेसेस को पहले टास्क में तोड़ा है और टास्क को हमने थ्रेड्स में तोड़ा है और ये थ्रेड्स जा रही हैं एग्जीक्यूट होने। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो लेयर्ड ओएस में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है यूज़र की, जो यूज़र इंटरेक्शन करेगा, ठीक। फिर आता है ऐप, ठीक है। फिर आती है उसकी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, मतलब कि ये यूज़र आया जो फिज़िकल कंपोनेंट है, बैठा है वहाँ पे, ठीक है। देन ये एप्लीकेशन आई, यानी कि एक आइकन, एक एप्लीकेशन आई, ठीक। अब शेल क्या हुआ, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं, यानी एप्लीकेशन आई, ठीक। तो एप्लीकेशन के साथ साथ उसके आगे प्रोग्राम्स, मतलब उस एप्लीकेशन में रन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। मान लीजिए उस एप्लीकेशन का नाम है कोई गेम है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, है कि नहीं, कि अब रन करना है, अब स्टॉप करना है, अब डायरेक्शन चेंज करनी है, अब फायर करना है। तो ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं ये उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होंगी, ठीक। अब इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है या फिर कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है। मतलब हम क्लिक के थ्रू, टच के थ्रू स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे और वो देन अंदर इनसाइड जाकर वो रन हो रहे होंगे प्रोग्राम्स और हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन होगा GUI के थ्रू, ठीक है। अब सिस्टम कॉल्स होंगे। सिस्टम कॉल्स कहने का मतलब अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो कंप्यूटर को हैंडल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हैंडल करने वाला उसके अंदर एक प्रेजेंट होता है कर्नल, ठीक। जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है, ठीक है। तो जब हमने GUI पर, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे हमने ऐसे क्लिक किया कि चलो फायर करो, ठीक है, तो हमने एक फायर करने वाले पर क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही हम उस चीज़ पर क्लिक करेंगे तुरंत हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शन जाएगा और उसका जो देन सिस्टम पे जाए, कॉल गया उधर, एंड जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉल जाएगा उसके कर्नल जो होगा उसको तुरंत वो करेगा, सिग्नल देगा एंड हमें रिजल्ट्स जो है हार्डवेयर पर दिखेंगे, यानी कि स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक। तो ये होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो रन कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में सिग्नल्स रन कैसे करते हैं ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूज़र बैठा होता है फिज़िकल, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन देगा। अब उसने अपनी एक गेम वाली ऐप खोली जिस पे वो गेम खेल रहा है, ठीक है। देन उसके स्क्रीन पे उसको मान लीजिए फायर करना था, तो उसने फायर वाले पे क्लिक किया तो वो फायर हुआ वहाँ से। अब फायर हुआ कैसे, ये आउटपुट दिखा कैसे, ये इंटरनली कैसे गया होगा, जैसे ही उसने फायर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि और अब कर्नल क्या होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को और इंस्ट्रक्शन करेगा एंड नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा के हमें स्क्रीन पर वो आउटपुट हार्डवेयर पे दिखा देगा। सो दिस वाज नोन एज लेयर्ड ओएस स्ट्रक्चर। इसमें पूरी 6 लेयर्स होती हैं। सिस्टम कंपोनेंट्स, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने कंपोनेंट्स मस्ट है, मतलब इतने सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी हम उस सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले उसके पास एक सेक्शन होना चाहिए जो पूरे प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा हो, है ना। प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए एक सेक्शन होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसेस को हैंडल करेगा, ठीक है। नाउ कम्स मेमोरी। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एक सेक्शन हो गया प्रोसेस वाला, तो दूसरा सेक्शन होगा आप मेमोरी मैनेज करने वाला, जो सारा जो मेमोरी का लेखा जोखा है वो मैनेज करेगा। और वो भी कौन सी मेमोरी को मैनेज करेगा, रोम को नहीं, रैम को, प्राइमरी मेमोरीज को मैनेज करना ही काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो फाइल्स को मैनेज कर रहा होगा, जो हमारे सिस्टम पे फाइल्स हैं, ठीक। देन इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, मतलब कि जितने भी इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस हैं इनसे जो भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा रहे हैं इन सब को जो टास्क है वो मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए। देन कम्स सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज यानी डिस्क वाली स्टोरेज को हैंडल करेगा, ठीक, उसका भी एक सेक्शन होगा। नेक्स्ट नेटवर्क को हैंडल करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन होगा उस सेक्शन का नाम होगा नेटवर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नाम होता है प्रोटेक्शन सिस्टम, जो हमारे रिसोर्सेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह की सिक्योरिटी मैनेज करेगा, ठीक है। इतना हो गया। नाउ कम्स कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, ठीक है। अब ये होता है कि हम किस तरह से, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस सेक्शन से हमें यूज़र इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस सेक्शन इज़ व्हाट नोन एज कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। इस सेक्शन से हम जो यूज़र्स हैं वो अपने कंप्यूटर सिस्टम से परफेक्टली इंटरफेस बनाकर अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करा सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस है वही उसके सर्विसेज हैं, ठीक। तो कभी भी फंक्शंस आए या रोल आए या सर्विसेज आए तो हमें सेम चीज़ लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे उसमें कि इसका जो सबसे पहला सर्विस है वो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना, फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करना, कम्युनिकेशंस यानी नेटवर्किंग का जो काम है वो भी करना, एरर डिटेक्शन भी उसी का काम है, रिसोर्स एलोकेशन भी उसी का काम है, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो उसकी सर्विसेज यानी उसका काम क्या है, ये सब, ठीक है। नाउ कम्स द यूनिट 2 दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज कैसे करता है। तो अब पढ़ते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूट, और अगर हम सिर्फ प्रोग्राम की बात करें तो वो एक पैसिव एंटिटी है क्योंकि वो बैकएंड में सेव्ड रखी है, रन नहीं हो रही है। तो देखो एक प्रोग्राम जब रन हो रहा है तब उसको हम प्रोसेस कह देते हैं, बट अगर वो प्रोग्राम सेव्ड रखा है अभी रन नहीं कर रहा है तो उसको हम सिर्फ प्रोग्राम ही कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम की ही दो साइड्स हैं, प्रोसेस, प्रोग्राम। प्रोग्राम तब जब वो एक्टिव नहीं है, शांति से बैठा है, रन नहीं कर रहा है, सेव्ड चुपचाप बैकएंड में पड़ा हुआ है, तब उसको बोलेंगे प्रोग्राम। बट वही प्रोग्राम आके रन करने लग गया, एग्जीक्यूशन में चला गया, तो वो बन गया एक एक्टिव चीज़, और हम उसको अब हम क्या कहने लग जाएंगे, प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट, ठीक। तो एक प्रोग्राम जब कभी जनरेट होता है और वो टर्मिनेशन तक जा रहा होता है तो बीच में उसकी बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, और बीच में आने वाली इन्हीं स्टेट्स को हम प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम जब जनरेट हुआ, मतलब प्रोग्राम नहीं प्रोसेस बोलेंगे, एग्जीक्यूशन में शुरू हुआ, ठीक है। तो एक प्रोसेस जब से वो जनरेट हुआ है और जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, अनटिल इट टर्मिनेट्स, तब तक जो बीच का जो ये रास्ता है इसमें जितनी भी स्टेट्स आएंगी एक प्रोसेस की, उनको हम कहेंगे कि वो एक प्रोसेस स्टेट है, ठीक। तो मेन जितनी होती है, लेट अस सी दैट। इसके लिए एक डायग्राम है, PSD, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो अब ये देखेंगे, सबसे पहला आता है न्यू, देन रेडी, एंड देन रनिंग स्टेट, एंड देन वेटिंग, एंड देन टर्मिनेटेड, ठीक। तो ये 4-5 स्टेट्स हैं, 5 हैं बेसिकली। सबसे पहले आती है न्यू। व्हाट इज़ न्यू? तो जब हमारा प्रोसेस जस्ट
रन होने के लिए रेडी हुआ है, मतलब रेडी होने से जस्ट पहले, मतलब अब जनरेट हुआ है, निकला है वो बैकएंड से, यानी बैकएंड से जब प्रोग्राम निकल जाए, ठीक, तब उस स्टेट को बोल देते हैं कि वो अब प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में आ गया। ठीक है, न्यू स्टेट में आ गया। नाउ अब वो रेडी हो रहा है। ठीक है, जो प्रोसेस अब रेडी हो रहा है रन करने के लिए। ठीक है, तो अब वो जब रेडी स्टेट में चला जाएगा तब उसको हम बोल देंगे कि वो रेडी स्टेट में है ना। अब वो जो एक्चुअल में रन करने लग जाएगा, अगर एक्चुअली में वो रन करने लग जाएगा तो उसको हम बोल देंगे कि अब ये प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में आ गया है, मतलब ये रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन में है। ठीक है, बट मान लो कि रेडी स्टेट में आकर वो प्रोसेस जो है रुक गया, किसी कारणवश रुक गया, तो उसको भेज दिया जाता है वेटिंग स्टेट में। तो वो वेटिंग स्टेट में चला गया तो उसको हम बोले जाएंगे वेटिंग स्टेज। बट अगर वो रनिंग स्टेट में आ गया है तो वो रन होकर निकलेगा बाहर। ठीक, तो अब वो रन होकर जब निकला तो अब तो वो टर्मिनेशन पे आ गया, मतलब ख़त्म। एक प्रोग्राम, एक प्रोसेस जब रन हो जाए तब तो उसको टर्मिनेशन पे जाना होगा ना, इसलिए वो अब चला जाएगा टर्मिनेशन पे। तो जैसे ही वो टर्मिनेशन पे जाएगा तो उसको बोल देंगे कि वो टर्मिनेटेड स्टेट में है, यानी ख़त्म। तो इस तरह से आती हैं 5 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज़ न्यू स्टेट, या फिर इसको हम बोल देते हैं एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट तब होता है कि जब वो प्रोग्राम से प्रोसेस बन रहा है, ठीक, मतलब बैकएंड से निकल के वो आ गया है कि हाँ अब रन होना है मुझे, ठीक, तब हम उसको बोल देते हैं एक्टिव स्टेट। नाउ जैसे ही सीपीयू के पास सारी रिसोर्सेज होती हैं और सीपीयू भी अवेलेबल होता है तो उसको भेज दिया जाता है रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट में भेजने के बाद भी इसको रनिंग में क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि तब भी सीपीयू के पास कुछ रिसोर्सेज की कमी होती है, या फिर पहले से ही कुछ प्रोसेसेस जो है वो रनिंग कर रहे होते हैं, मतलब रेडी होने के बाद भी उसको वेट करना पड़ रहा है, तब उसको बोलने लग जाएंगे कि वो रनिंग स्टेट में है, रेडी स्टेट में है। ठीक, अब जैसे ही उसके आगे के जितने प्रोसेसेस थे रन होके टर्मिनेट हो गए तो अब वो जाएगा रनिंग स्टेट में। अब वो रनिंग स्टेट में रन हुआ तो अब रन हो चुका, तो अब जाएगा वो टर्मिनेटेड स्टेट में, यानी ख़त्म करने वाले स्टेट में। ठीक है, बट मान लीजिए जब रेडी स्टेट में वो आया था, रेडी स्टेट में, तो उसको किसी कारणवश सीपीयू नहीं मिल पाया या फिर कोई और रिसोर्सेज, मेमोरी वगैरह नहीं मिल पाई, तो वो क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक, और वेटिंग से फिर रनिंग में जाके रनिंग से टर्मिनेशन पे आ जाएगा। सो इस तरह से जो हमारा प्रोसेस है वो 5 स्टेट्स में घूमता रहता है। ठीक है, नाउ कम्स प्रोसेस, कंट्रोल, ब्लॉक, स्ट्रक्चर। तो जब एक प्रोसेस एक्टिव स्टेट में आता है तो पीसीबी में होता क्या क्या है। सबसे पहला होता है प्रोसेस आईडी कार्ड हम लोगों का होता है ना, ऐसे ही प्रोसेस की भी आईडी कार्ड होती है, प्रोसेस आईडी। फिर आती है प्रोसेस स्टेट क्या है, मतलब कि वो एक्टिव स्टेट में है। अब देखो ये पीसीबी बार बार बनता रहता है, ठीक है, तो वो एक्टिव स्टेट में है या रनिंग या टर्मिनेशन, किस स्टेट में है वो उसको लिखा होना चाहिए। नाउ कम्स प्रोग्राम काउंटर, मतलब ये कुछ होता होगा जो काउंट कर रहा होगा कि कितना टाइम इसका बच गया है या फिर कितना इसका एग्जीक्यूशन में टाइम और लगेगा, है ना, उसकी जो भी टाइम कैलकुलेशंस होती हैं वो काउंट करने वाला। ठीक है, रजिस्टर्स होते होंगे, यानी जो उसको मेमोरी मिली होगी, है ना, लाइन में लगने के लिए उसको जगह मिली होगी, तो मेमोरी यानी वो रजिस्टर्स होते होंगे। अब मेमोरी लिमिट में उसमें लिखी होती होगी कि इतनी लिमिट्स है मेमोरी की। ठीक है, एंड लास्ट में लिखा होता होगा कि उस प्रोसेस के साथ कितनी सारी जो फाइल्स हैं वो खुली हुई हैं, उनका भी होता होगा। तो इस तरह से एक पीसीबी बनाया जाता है कि भाई ये एक प्रोसेस है और उसका ये आईडी कार्ड है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, ना आप देखते हैं कि इनको, ये जो 5 स्टेट्स थी, इनको लिख कैसे सकते हैं। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यू स्टेट क्या होता है कि जब हम प्रोसेस को बना रहे होते हैं, यानी जब उसका एक्टिव स्टेट बन रहा होता है तब उसको हम बोल देते हैं कि वो न्यू स्टेट में है। ठीक है, अब वो प्रोसेस जो है वो रेडी वाली लाइन में लग गया है, सो डैट कि उसको सीपीयू मिल सके,
तो उस लाइन में जब लगा हुआ होता है तब उसको बोलते हैं कि रेडी स्टेट में है। नाउ अब उसको CPU मिल गया, तो अब CPU मिलते ही वो एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूशन में चला जाए तो उसको हम बोलने लग जाते हैं कि वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है। बट अगर मान लो कि उसको CPU नहीं मिल पाया तो वो चला जाता है वेटिंग स्टेट में, है ना। तो वो चला गया है वेटिंग स्टेट में, तब बोलने लग जाते हैं कि वो वेटिंग प्रोसेस स्टेट है, ओके। लेकिन अगर मान लो कि उसको CPU मिल गया तो वो एग्जीक्यूशन में चला गया, तो जैसे ही वो एग्जीक्यूशन के बाद निकलेगा ना तब उसको बोल देंगे कि भाई वो फिनिश्ड हो चुका है, वो टर्मिनेटेड स्टेट में, ठीक। अब कम्स मतलब अब जो आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, अ डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। उसकी ID, उसका टाइम, उसकी कितना रन होने के लिए उसको और टाइम चाहिए, उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उसके साथ कितनी सारी फाइल्स खुली हुई हैं, उसने कितनी मेमोरी ले रखी है, उसकी मेमोरी लोकेशन है कहाँ, कहाँ से उसको फेच करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन PCB में मिल जाती है। देखो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये मेमोरी से काम करता है। देखो 3 रिसोर्सेज है, मतलब मेनली मेमोरी हो हमारे पास, CPU हो हमारे पास, इनपुट आउटपुट सिस्टम हो या फिर डिवाइस हो जो हमको चाहिए, अगर चाहिए तो, है ना। मेन तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए प्रोग्राम या प्रोसेस या जॉब को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ मेमोरी, CPU, ठीक है। तो मेमोरी देने वाला कहलाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यानी जो हमारे प्रोसेस को मेमोरी देगा उसको हम बोल देंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नाउ कम्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यानी कि CPU शेड्यूलर। ये क्या करता है, हमारे प्रोसेस को CPU देता है। देखो एक प्रोसेस को रन होने के लिए मेनली 2 चीज़ें चाहिए, मेमोरी और CPU। तो जो मेमोरी प्रोवाइड करता है उसको हम बोल देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, यानी वो मेमोरी वाला लेखा जोखा रखता है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, वो CPU एलोकेट करता है प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का काम हो गया कि CPU तैयार करके प्रोग्राम को दो, मतलब कि प्रोसेस को, और लॉन्ग टर्म का काम होता है कि मेमोरी जो है एलोकेट करके दो, ठीक है। अब आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है कि मेमोरी से ये क्या करता है, स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखो एक टाइम पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, और इतनी मेमोरी तो है नहीं हमारे पास कि उन सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स को जगह दे दें, ठीक है। तो किस तरह से ये जगह मेंटेन की जाए, तो यहाँ पे काम आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ये क्या करता है कि प्रोसेस को देखे रहता है, ठीक है। अब वो देखे रहता है कि कब प्रोसेस को मेमोरी का यूज़ है और कब प्रोसेस को मेमोरी का यूज़ नहीं है। तो जैसे ही वो देखता है कि प्रोसेस को इस समय मेमोरी का यूज़ नहीं है तो वो उससे मेमोरी ले लेता है, ठीक है। और फिर देखा कि हाँ है यूज़ तो फिर दे देता है। तो ऐसे ही ले देना लेना देना लेना, यानी ये स्वैपिंग करने का जो काम होता है ना, इन एंड आउट, ये काम होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का, सो डैट कि ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग का लोड होता है ना वो थोड़ा कम हो सके, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड रिस्टोरिंग द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस। देखो हमारा जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाता रहता है रनिंग में। तो मान लो कि जो हमारा पहला प्रोसेस आया था वो एक्टिव स्टेट पे था, और फिर हमारा कोई एक प्रोसेस था वो मान लो कि रेडी स्टेट पे था या फिर न्यू स्टेट पे, ठीक। तो 2 स्टेट पे था, और अब हमको CPU एलोकेट करना है, और हमने तय किया है कि सबसे पहले हम इसको जाने देंगे या फिर इसको जाने देंगे, किसी को तय किया है। तो हमने रेडी को तय किया है, तो रेडी को हम ले गए CPU पे, और इसको हमने 2 सेकंड यहाँ पर CPU पे रखवाया एंड देन वापस भेज दिया वेटिंग में। क्यों? क्योंकि मान लो कि इसको 2 ही सेकंड मिल रहा था, तो उसको 2 सेकंड CPU पे रखा, काम करवाया और फिर इसको वेटिंग में भेज दिया। तो अभी भी जो हमारा ये रेडी वाला स्टेट वाला जो था, अब वो पहुँच गया वेटिंग में, देखे रहे ना, अब वो वेटिंग में है, रेडी में नहीं। रेडी का काम ख़त्म, वेटिंग में चला गया वो। अब इसके बाद हमने एक्टिव को यहाँ पे ले आया होगा, तो जब एक्टिव को CPU अलॉट कर दिया होगा
और जब उसको मान लीजिए मैंने, तो वो रनिंग स्टेट में चला गया होगा, तो उसका इस समय रनिंग स्टेट है। तो ये वेटिंग स्टेट आया, बीच में रनिंग स्टेट आया, ठीक है, ये एक्टिव बीच में यहाँ पे कहीं पे रेडी स्टेट में भी आया होगा। तो ये जो स्टेट्स का लेन देन है ना, ये जो स्विच होता रहता है कि एक्टिव से रेडी हो गया, वो रनिंग में था लेकिन टाइम की कमी की वजह से वेटिंग में चला गया। अब मान लीजिए फिर बाद में कुछ देर वेट करने के बाद उसको फिर से रनिंग का स्टेट मिल गया, और रनिंग के बाद उसको टर्मिनेशन का स्टेट मिल गया। तो ये जो प्रोसेस स्टेट्स जो बार बार स्विच हो रही है ना, इन सब का लेखा जोखा जो है बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके, रिस्टोर करके, सेव करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना, और यही काम होता है, मतलब ये जो काम होता है ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्राइटेरिया। तो मतलब एक सीपीयू जो शेड्यूलिंग होता है या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है कि किस तरह से हम प्रोसेसर्स को सीपीयू दे रहे हैं काम को आगे तक पहुंचाने के लिए, ये सब जो तय होता है ये कुछ कुछ क्राइटेरियाज पे होता है। मतलब कुछ कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे कि किसको कितनी देर तक सीपीयू मिलना है, किसको कितनी देर तक प्रोसेस में रहना है, किसको टर्मिनेशन पे कब जाना है। इन सब को पूरा मेंटेन करके चलने के लिए हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। उन क्राइटेरियाज का नाम है, सबसे पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब सीपीयू शेड्यूलिंग में सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि सीपीयू को कभी खाली मत रखो। मतलब कभी भी सीपीयू खाली नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। सीपीयू को एज बिजी एज पॉसिबल रखना है हमें, मतलब उसको हमेशा बिजी रखना है, ठीक। तो पहला क्राइटेरिया ये होता है। नेक्स्ट हम थ्रूपुट देखते हैं। थ्रूपुट क्या होता है कि पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रन होकर, कंप्लीट होकर, टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, वो कहलाता है कि इतना थ्रूपुट है उस सीपीयू का कि वो 1 सेकंड में इतने प्रोसेसेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये लेकर चलते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है। इस पे क्या होता है कि जैसे ही प्रोग्राम या फिर जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट से टर्मिनेशन तक जा रहा है, तो ये जो बीच का जितना भी टाइम लग रहा है इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये कितना लग रहा है ये भी हम सेव करके चलते हैं। नाउ कम्स वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है कि जब हमारा प्रोसेस है वो एक्टिव से रेडी में जाता है, यानी न्यू से रेडी में चला गया है, ठीक। तो वो रेडी में रहकर कितना वेट करता है सीपीयू को पाने के लिए, मतलब सीपीयू के लोकेशन तक कितना वेट करता है वो रेडी क्यू में, उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इज़ द टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो एक रिक्वेस्ट को सबमिट करने में, यानी एक प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब इन शेड्यूलिंग चीज़ों को, जो ये शेड्यूलिंग प्रोसेसेस हैं या फिर ये शेड्यूलिंग का जो भी काम है, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, कुछ कोड हैं जिनके बेसिस पे हमने तय कर लिया है कि हम इस तरह से प्रोग्राम्स को सीपीयू एलोकेट करेंगे, ठीक। बट इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, इसमें क्या होता है जो पहले आया उसको जल्दी से एग्जीक्यूट कर दो, एंड जब उसके बाद आया उसको बाद में करो। और ये नॉन प्रिमिटिव होता है, यानी कि इसको हम बीच में जाकर ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, मतलब इनको रोक नहीं सकते हम ज़बरदस्ती, दैट्स इट। तो ये FCFS होता है। नाउ कम्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये भी नॉन प्रिमिटिव होता है, यानी इसको भी हम फोर्सफुली जाकर बीच में रोक नहीं सकते। अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में चला गया तो वो चला गया, उसको फिर हम एग्जीक्यूशन से उठाकर वेटिंग में नहीं डाल सकते, वो टर्मिनेट होकर ही निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिसका जो बर्स्ट टाइम होता है, यानी काम ख़त्म करने का टाइम जिसका बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है, उसको सबसे पहले भेज देते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी होती है कि एक प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है, दूसरा प्रोसेस उससे कम ज़रूरी है तो सेकंड पे आ गया। ऐसे ही जो थर्ड प्रोसेस है प्रायोरिटी देखते हैं हम उसमें, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे अलाइन अप करके
रन कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ कम्स राउंड रॉबिन। इसमें क्या होता है कि डिफिनिट टाइम होता है, चाहे जितने प्रोग्राम्स हों आपके पास, चाहे जितने प्रोसेसेस हों, उन सारे प्रोसेसेस को कुछ डिफिनिट टाइम ही मिल रहा होगा और उस डिफिनिट टाइम को बोलते हैं टाइम क्वांटम। यानी कि अगर राउंड रॉबिन के थ्रू हम प्रोसेसेस को CPU एलोकेट कराएं, तो अगर मान लें कि हमने सिर्फ हर एक प्रोसेस को 2 नैनोसेकंड देने हैं, तो जब 2 नैनोसेकंड देने हैं तो एक प्रोसेस को 2 नैनोसेकंड मिले और फिर तुरंत तीसरा आ जाएगा, उसको 2 नैनोसेकंड मिले, फिर चौथा आ जाएगा, फिर चौथे से 3 को फिर से 2 सेकंड मिल जाएगा। देन 3 पे था ही कि अभी 1 के पास कुछ काम बाकी था तो उसको फिर 2 सेकंड मिलेगा। मतलब इसमें राउंड चलता ही रहता है, ठीक है, जब वो ख़त्म हो जाए। नाउ कम्स मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेडी क्यू होती है ना, रेडी क्यू, उसको और फर्दर सेपरेट क्यूज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ सामने रखी जाती हैं और कुछ पीछे, ठीक, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड। तो ईच क्यूज़ हैज़ इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में थी और इससे पहले क्या होता था कि इन सारी प्रोसेसेस को हमने डाल दिया RR में, तो राउंड रॉबिन के थ्रू होगा काम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में डाल दिए तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से चलेंगी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में डाल दिया तो ये सारी प्रोसेसेस शॉर्टेस्ट जॉब में फर्स्ट चलेंगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में चलेंगी। लेकिन आप देखो इतनी सारी चलेंगी, लेकिन हमने मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या किया कि जो हमारी रेडी स्टेट थी इसमें से कुछ प्रोसेसेस हमने निकाल ली, ठीक, और कुछ प्रोसेसेस अलग निकाल ली। अब ये 2 क्यू बन गई। अब कुछ हमने रन करा दी प्रायोरिटी से, कुछ हमने रन करा दी राउंड रॉबिन से, तो हो गया ना बंटवारा। तो ये होता है मल्टी लेवल में कि हमने रेडी क्यू को कुछ और क्यूज़ में डिवाइड करके और फिर उनको अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में सेट कर दिया, ठीक। थ्रेड्स मैंने बताया है, जो बेसिक यूनिट होता है जो रन होने के लिए एग्जैक्टली जाता है CPU में, उसको बोलते हैं थ्रेड्स। अब थ्रेड्स के पास क्या होता है, थ्रेड ID होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है और स्टैक होता है। मतलब उसको मेमोरी मिली हुई होती है, उसको कुछ ID मिली हुई होती है और उसकी कुछ टाइम जो है उसकी कैलकुलेशंस मिली हुई होती हैं, ठीक है। अब इसमें होता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस। तो प्रोसेस जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, यानी कि जो प्रोसेस है एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस के पास एक ही थ्रेड है, तो एक ही बार में एग्जीक्यूट होकर बाहर चली आएगी। बट मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस में क्या होता है कि एक प्रोसेस है बट उसकी थ्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नाउ कम्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में है, यानी रन हो रहा है, और रनिंग स्टेट में जब वो है और तभी हम उसको इंटरप्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो IPC है ये 2 तरीक़ों से पॉसिबल है। या तो जो हमारी मेमोरी है वो शेयर्ड मेमोरी है, ठीक, या फिर दूसरी टेक्निक है मैसेज पासिंग से। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, हम शेयर्ड रीजन ऑफ मेमोरी से डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज पासिंग में क्या होता है कि हमने मैसेजेस एक्सचेंज करके कम्युनिकेट कर लिया, ठीक है। ये यूज़फुल होता है कि छोटा सा अमाउंट ऑफ डेटा है और इसको एक्सचेंज करना है तो मैसेज पासिंग के थ्रू IPC कर सकते हैं। सो हियर यूनिट 2 एंड्स। अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो भी CPU शेड्यूलिंग।